रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और वो पत्थर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, वो आपके वो मोटिवेशन, डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, पैशन, परसिवियरेंस, डेडिकेशन, ये पत्थर होता है। और इस पूरे दुष्यंत कुमार की ये जो चार लाइनें हैं, इसको सार्थक कर दिया है आरती यादव जी ने। आरती यादव जी जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में रैंक 25 ले आकर ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम एक तरीके से रोशन किया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आरती जी से प्रकट हों। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। मतलब आपको मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे आरती की रिजल्ट के एक दिन पहले की आरती और रिजल्ट के एक दिन बाद की आरती में क्या फर्क है? सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू 5 फेब को था। जी। तो 5 फेब को मैं इंटरव्यू दे के पंचकुला से वापस आ रही थी अपने घर। तो मेरा घर रेवाड़ी में है। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी अराउंड 5 to 6 आवर्स। सो मैं घर पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले ही रिजल्ट फाइनल मार्क्स आउट हो गए थे। क्या बात। एंड आई चेक माय मार्क्स एंड आई कैलकुलेटेड दैट व्हाट रैंक वुड आई बी एलोकेटेड। एंड इट वाज लाइक कि अभी मैं सुबह जब अपने घर से निकली, आई वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन without any राइट। rank, without any service, and now I'm having my dream job. So that was a very, very great feeling. ये तो एक लाइन बन जाएगी कि सुबह मैं घर से निकली तो एस्पिरेंट थी, रात तक आई तो टॉपर बन गई। Yes, sir. क्योंकि लास्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था, तो इट वाज क्वाइट लाइक आई हैवंट इमेजिन सच थिंग दैट मैं जिस दिन मैं इंटरव्यू देके वापस आऊंगी उसी दिन ही रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि बहुत डिफरेंस था सुबह के आरती में और रात वाली आरती में, जैसे कि आप राइट। अच्छा, आपने ये रिजल्ट क्या कंट्रोल F करके किया था या फिर ऊपर से देख रहे थे इसे? पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आई थी कि एचसीएस फाइनल मार्क्स आर आउट। सो आई वाज लाइक अच्छा। इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता कुछ, या तो ऐसे ही होगा। फिर मैंने खोल के देखा तो आई वाज लाइक यस, ये आ गया है। सो देन आई वाज लाइक गोइंग डाउन एंड डाउन, क्योंकि मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट में था, मेरा इंटरव्यू लास्ट दिन था। तो मैंने सर्च नहीं किया, मैं धीरे धीरे बच्चों के मार्क्स देखती जा रही थी कि अच्छा इतने आए हैं, 350 आए हुए हैं, 370 भी आए हुए हैं, 390 भी आए हुए हैं। तो मैं नीचे जाती जा रही थी कि पता नहीं मेरे कितने होंगे, क्योंकि मेंस में आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं गेस कर सकते कि कितने आए होंगे। राइट। तो फिर जैसे ही मैंने अपने मार्क्स तक पहुंची, मैंने देखा 378 मार्क्स है मेरे। सो आई वाज लाइक हाँ, बहुत बहुत टॉप मार्क्स भी नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है जितने मैंने देखा कि और बच्चों के भी हैं। जी। सो देन आई स्टार्टेड काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मुझसे ज्यादा थे। राइट। तो मुझे लगा कि हाँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा इन मार्क्स में। ग्रेट। वेल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। एस्पिरेंट्स को ना ये छोटी मोटी जो निटी ग्रिटीज हैं, बड़ी जरूरत होता है उनको जानना। सो हमारे इंटरव्यू के कुछ चरण हैं, उसके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेल अस अबाउट हु इज आरती यादव एंड वेयर डज शी कम फ्रॉम। So hi everyone, my name is Aarti. So I was born and brought up in Rewari in Haryana. So I completed my schooling in Rewari itself, and then I moved to Delhi for my higher education. So मैंने अपनी मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैंने बीएससी की है जूलॉजी ऑनर्स से इन हिंदू कॉलेज। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय एमएससी इन जूलॉजी ओनली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया 2019 में। तो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर देन 3 इयर्स। अरे, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप हिंदू कॉलेज से हैं। एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक में सेमिनार होस्ट कर रहा हूँ हिंदू कॉलेज में। दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विथ यू। ये बात मैं वहां जाके जरूर बोलूंगा कि कॉलेज का नाम रोशन किया है आपने। डेफिनेटली, एंड इट्स लाइक अनदर फेदर टू द कॉलेज कैप। Yes. ग्रेट, ग्रेट। एक अगला फेज यहाँ पे आता है अबाउट हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है। वो कैसे, मतलब कितने अटेम्प्ट्स लगे थे आपको? ये आपका पहला प्रयास है? मैंने 2021 में भी एग्जाम दिया था। तो उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, पर वो पेपर पूरा कैंसिल हो गया।
तो उसके बाद जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये वाली प्रोसेस मैंने कंप्लीट की है। ओके, मुझे याद है क्योंकि रुद्र सर आपको याद होगा कि मैं एक बार जी ये जो एग्जाम था ये कवर करने में हरियाणा भी गया था। जी तो सर। हाँ, इस कुछ कुछ परेशानियों की वजह से कवर नहीं हो पाया था, बट आई टुक 2-3 इंटरव्यूज। हम्म तो आरती सही कह रही हैं कि वो एग्जाम हो नहीं पाया था, दूसरा एग्जाम। सो ग्लैड ग्लैड दैट वी हैव यू एट आवर प्लेटफॉर्म। क्या चुनौतियां आई थी आरती, अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करें तो? मतलब बेसिक चैलेंजेस क्या थे? सर बेसिक चैलेंज फर्स्ट मुझे यही लगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर किया और इस टाइम जो दोबारा प्रीलिम्स हुआ उसके पैटर्न में काफी डिफरेंस था। जैसे? The kind of questions that were asked this time were certainly different from the kind of questions asked the first time. हम्म। इस साल फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए, डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए। So that was a challenge for me. Even I scored lesser marks in this prelims than the before one. ओके। एक चैलेंज ये था। उसके बाद सर दूसरा चैलेंज मुझे यही लगा कि अभी भी लास्ट मोमेंट तक अनप्रिडिक्टेबल था कि कोर्ट केस कुछ चल रहा था, प्रोसेस आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कहीं फिर से कैंसिल ना हो जाए, और ये सब जो चैलेंजेस होते हैं ये थे। उसके अलावा ऐसे मुझे कोई चैलेंजेस फेस नहीं हुए सर। राइट। यहाँ पे एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एज व्यूवर के साथ रखना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ाई का सिलसिला है जो आरती मैडम का है, उसमें एक और धागा जुड़ा हुआ है यूपीएससी का। यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इतनी वास्ट पढ़ाई है, मुझे लगता है कि सारे स्टेट्स की छोटी मोटी तैयारी हो जाती है उसमें। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ रुद्र सर से कि रुद्र सर आप इस वाले सेगमेंट से एक मैम से क्या आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि यूपीएससी और हरियाणा पीसीएस के लिए? जी देखिए, बहुत बहुत पहले, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आरती यादव आपको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एक जहन में रहता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स है, आप भी हैं और मैंने रैंक 1 के भी इंटरव्यू लिए हैं, तो एक कॉमन चीज आप में ये है कि दोनों ही आप लोग मेंस को क्वालिफाई कर चुके हैं यूपीएससी का, और आपका इंटरव्यू है यूपीएससी का। तो स्टूडेंट्स के जहन में ये प्रश्न होता है कि भाई क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते क्या स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं क्या? और आप दोनों ने तो ये करके दिखाया है। तो आप इन दोनों एग्जाम्स को कैसे बैलेंस करते हैं? और कभी कभार तो ऐसा होता है एग्जाम डेट्स भी काफी हद तक क्लोज और क्लैश करती हैं, तो बैलेंसिंग अप्रोच क्या है आपकी? प्लीज इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करें। स्टार्टिंग से मेरी अप्रोच यूपीएससी के लिए ही रही थी, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत सालों में 4-5 सालों में एक बार होता है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ एचसीएस के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते जब एचसीएस की नोटिफिकेशन आई, तो मैंने पेपर के पैटर्न को, सिलेबस वगैरह को देखा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। एक चीज जो डिफरेंट थी वो सिर्फ हरियाणा जीके थी, वो भी केवल प्रीलिम्स तक ही सीमित थी। तो मुझे लगा मेरी यूपीएससी की तैयारी ने मुझे काफी बहुत ही हेल्प किया, सपोर्ट किया इन क्लियरिंग एचसीएस, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ नया पढ़ना पड़ा वो थी हरियाणा जीके, और उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि वो मेरा अपना स्टेट था, तो मैंने इंटरेस्ट लेके उस चीज को पढ़ा। जी। मेरा मतलब यही था कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि हरियाणा जीके से केवल 3 प्रश्न आए थे प्रीलिम्स में, बस 100 में से। और आपने एक और बात बिल्कुल बखूबी बताई कि 2018 के बाद 2021 में एडवर्टाइजमेंट आया है। और एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सिद्धार्थ सर को सुन रहे हैं, आरती जी को सुन रहे हैं, एग्जाम फिर से आ चुका है आपका, और 2023 का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप लोग भी क्या है, अपनी तैयारी में अब जुड़ जाइए, क्योंकि 6 महीने का समय, और इसीलिए हम लोग इस प्रकार से आप मोटिवेट होइए, है ना। तो आपका एग्जाम जो है बिल्कुल ऑन टाइम होने वाला है। तो बिल्कुल आरती जी ने बहुत ही सही बात कही है कि वो बैलेंस कर रही है। हरियाणा जीके जो है वो आसानी से, वो क्योंकि उनका होम स्टेट था। जी सर। आरती, पापा मम्मी का मतलब क्या रिएक्शन था? सर जब मैंने उन्हें बताया कि हो रहा है, क्योंकि मैं मार्क्स गिन ही रही थी, मैं और बच्चों से देख रही थी कितने बच्चे मुझसे ज्यादा हैं, मुझसे कम है, और मुझे वो नेचुरल है, वो लग गया था मुझे कि मेरा हो जाएगा। मैं उनके पास ही बैठी हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि हो रहा है, मिल जाएगा, इतने तक 20-22 तक मैं, मेरी रैंक शायद आ जाएगी। तो एक बार वो बोले श्योर श्योर, मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया, एक ही लाइन मेरे पापा तो यहीं तक कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब 2-4 मिनट तक तो वो बस यही लाइन रिपीट करते रहे कि क्योंकि वो भी बहुत बहुत शॉक्ड थे क्योंकि मैं उसी जी दिन इंटरव्यू दे के आ रही हूँ, मैं उन्हीं के साथ घर आई हूँ। जी तो वो मुझे रास्ते में ही कहते आ रहे थे कि अब 2-3 दिन तू रिलैक्स कर, एन्जॉय कर, फिर अपने आगे तैयारी करियो। ठीक है, अब ये जैसा हुआ है अच्छा हुआ है, तू अपना 2-3 दिन रिलैक्स कर। और ये सब हम ये सब बातें करते हुए आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब देखते हैं, वेट करते हैं कब तक आएगा। और फिर हम वहीं बैठे हुए थे और मतलब मैं उनके फेस पे वो पीस और वो एक्साइटमेंट महसूस कर पा रही थी क्योंकि मेरे साथ वो भी तैयारी कर ही रहे हैं एक तरह से। क्योंकि 3 साल से मैं घर ही हूँ, मैं घर पे रह के ही तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं मेरी, स्ट्रगल्स भी देखे हैं। मैं जब सैड होती थी या मैं वीक फील करती थी तो उन्होंने वो स्टेजेस भी देखी हैं। एग्ज़ाम्स में मेरे साथ वो रहे हैं, मुझे पैनिक होते देखा उन्होंने। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरा एग्ज़ाम था, वो उनका भी एक तरह से एग्ज़ाम था। तो बहुत ही खुश हुए हैं, बिल्कुल दोनों बहुत ही खुश हुए हैं। बिल्कुल वो एक एक जंग हम एस्पिरेंट लड़ते हैं और एक जंग हमारे माँ बाप भी लड़ते हैं। ये तो बहुत जायज़ है, बहुत जायज़ है। आपके पेरेंट्स में से कई दफ़ा होता है कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, तो किस तरह का सपोर्ट आपको पापा से मिला और मम्मी से मिला? सिर्फ़ मेरे पापा की तरफ से वो इतना इतना ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं यूजुअली। क्योंकि जी पूरे साल मैं पढ़ती भी थी तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, बस एग्ज़ाम के टाइम पे हाँ, मेरा मोराल ऊपर रखना, बेस्ट ऑफ लक कहना, आराम से दे के आना है, शांति से दे के आना है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, ये सब बातें जो होती हैं। उसके अलावा जो वीकली या जो डेली मेरे मूड स्विंग्स आप कह सकते हैं, चैलेंजेस हम्म, हो सकते हैं, वो मैंने अपने ज़्यादा अपनी मदर के साथ शेयर किए हैं। जी तो उनकी इस वे में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है मुझे। राइट मतलब ये कुछ ऐसे एरियाज हैं आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स मोर सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपको क्या यस लगता है आरती कि पेरेंट्स की सपोर्ट राइट सर, डेफिनिटली पेरेंट्स की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट या आपके सिबलिंग्स की सपोर्ट, जहाँ भी आपको फील हो कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ऐसे 1, 2, 3 लोग आपकी लाइफ में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ये इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेटर हो जाती है। मैंने कई बार खुद फील किया कि बाय चांस मैं 2-3 दिन से नहीं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ और एक दिन मैंने किसी से बात कर ली उस बारे में, अपने फ्रेंड से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, किसी से भी। तो वो काफ़ी मैं मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं आधे घंटे पहले का मेरा स्टेट ऑफ माइंड और आधे घंटे बाद का कंप्लीटली चेंज हुआ मैंने देखा है, कि उनसे बात करने से पहले का मेरा स्टेट ऑफ माइंड और उनसे बात करने के बाद का मेरा स्टेट ऑफ माइंड। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है सर इमोशनल सपोर्ट का। डेफिनेटली रुद्र सर जो जिसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ हमेशा मन की हाँ, शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है तन की शक्ति के साथ यस सर, यस सर, सर आप विल पावर, कुछ क्योंकि आप हरियाणा में थोड़े से चर्चित चेहरे हैं बच्चों को काफ़ी आप पढ़ाते हैं बच्चे बहुत जानते हैं आपको जी कुछ सर। ऐसे ऐसे सवाल जिससे आरती मैडम जवाब दें और उस बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज नॉलेज मिले चाहे रिवीजन नॉलेज, से हो एज यस सच कोई ऐसा एरिया सर, बिल्कुल। मैंने ना डेलिबरेटली कि स्टूडेंट्स एनलाइटेंड हों और उनको इस पूरे एग्जाम की स्टेजेस भी क्लियर हो सके और एक्चुअल में टॉपर खुद बताते हैं तो स्टूडेंट जो वाकई में इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे ही प्रश्न में मैं लगातार प्रश्नों को पूछ लेता हूं। जैसे एक एक क्वेश्चन है मेरे मेरे मन में स्टूडेंट्स की तरफ से, ये कि स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि आपने ना अपनी प्रिपरेशन शायद 12th से स्टार्ट कर दी होगी, ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपने कब से स्टार्ट की और क्या जरूरी है क्या कि बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना? इस प्रश्न पर क्या कहेंगे आप? सर मैंने पर्सनली अपनी प्रिपरेशन ढंग से मैं कहूँगी 2020 में स्टार्ट की थी। हम्म, 2020 में मैं स्टार्ट हुई थी ढंग से पढ़ना, फिर कोविड आ गया तो मैं तब दिल्ली थी, तब कोविड आया, फिर मैं घर आई और हम्म, उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ। 2020 से पहले मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था या मुझे कुछ पता नहीं था। वो उससे पहले का 1 साल मैंने एग्ज़ाम को समझने में, सिलेबस को समझने में थोड़ा लगाया। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था या मैंने अपनी मास्टर्स के टाइम पे क्लासेस खत्म होने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना भी मुझे मिल पाया मैं लाइब्रेरी जाने लग गई थी, कि थोड़ी मेरी सिटिंग बने और मैं हैबिचुअल हूँ कि मैं दिन में 6 हम्म, घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे पढ़ पाऊँ। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने प्रॉपर तैयारी से पहले की थी। एक न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ने की हैबिट और एक एग्ज़ाम को जानना। हम्म, तो और उसके बाद से 2020 से तो मैं अच्छे से तैयारी कर ही रही हूँ सर। जी, जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 12th से ही आप इतना बड़ा बर्डन अपने सर पे लो, यस, क्योंकि राइट दैट इज़ अ वेरी टेंडर एज। 16 या 17 इयर्स के आप होते हो और अभी आपको लाइफ में बहुत सारा सीखना, बहुत कुछ देखना बाकी होता है और आप उस एज में इतना बड़ा चैलेंज अपने आप को दे दोगे,
तो मुझे लगता है उससे काफी आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि स्टूडेंट है ना, एक बार तो एकदम से जोश में आते, फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। बजाय उसके आपकी जो अप्रोच है वो बहुत शानदार रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि आपने धीरे धीरे चीजों को स्ट्रेच किया है, और फिर धीरे धीरे आपने जैसे बोला 4 आवर 6 आवर, और आपने स्ट्रेच किया, और जैसे जैसे एग्जाम आता गया आपने उस विंडो को और बढ़ाया। ये अप्रोच जो है वाकई, और धीरे धीरे हैबिट भी बन रही है आपकी, और इसीलिए आपका एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जो प्रीलिम्स मेंस की जो स्टेजेस और इंटरव्यू को, इन तीनों को आपने अपने इस पूरे स्ट्रेटेजी आपकी अप्रोच में कैसे हैंडल किया है? सर क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कोई क्लासेस किसी की जॉइन नहीं की थी, तो ये पूरा सेल्फ स्टडी से ही चल रहा था। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैंने जब तैयारी करना स्टार्ट किया तो मैंने प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया, जिसको कहते हैं एक इंटीग्रेटेड तैयारी, मैं वो नहीं कर पाई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। ओके। हाँ जी सर, तो वो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की, पीवाईक्यूज और ये सब मैंने देखना शुरू किया। लेकिन उस ईयर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था, तो मुझे काफ़ी टाइम और मिल गया अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने का। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कुछ भी कह लो कि मुझे राइट। प्रीलिम्स नहीं हुआ तो इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया कि मैं अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। तो जब मैंने उसके राइट। बाद तैयारी स्टार्ट की तो मैंने प्रीलिम्स पे भी फोकस किया, मेंस पे भी फोकस किया, ऑप्शनल भी थोड़ा बहुत उठाया, हम्म। और फिर ऐसे करते-करते मैं इंटरव्यू तक हम्म। पहुँची। बिल्कुल, तो बहुत ही सही आपने अप्रोच अपनाई है। अब आपने ऑप्शनल वाला पॉइंट रख दिया, तो मैं यही पूछना चाहूंगा, आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज में टोटल 29 ऑप्शनल है, उसमें से जो आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है, स्टूडेंट्स के हमेशा मन में प्रश्न रहता है कि भाई ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, तो आप इस पर थोड़ा सा एनलाइटन करें। सर 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शनल को चूज़ करने में किसी की हेल्प कर सकते हैं। हम्म। फर्स्ट एक होता है स्टेप कि अगर आपका उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है, तो हम्म। आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऑप्शनल था ज़ूलॉजी, तो मैंने ज़ूलॉजी से ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। तो हम्म। उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मेरे पास स्टडी मटेरियल था और कहीं न कहीं मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था। हम्म। उसके बाद अगर आपका बैकग्राउंड यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज में एक अच्छा ऑप्शनल नहीं है या वो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम्म। उसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट्स कहते हैं कि जिनका सिलेबस कम होता है। जैसा है कि नहीं है, पर ऐसा है कि कुछ कहते हैं सिलेबस कम है, तो आप उनके लिए जा सकते हो, उन हम्म। ऑप्शनल के लिए जा सकते हो। हम्म। तीसरा आप उन ऑप्शनल के लिए जा सकते हो जिनकी अच्छी खासी कोचिंग अवेलेबल है या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, या हम्म। एक आपको कहीं न कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो हम्म। ऐसा भी ऑप्शनल चूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये भी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग भी क्लासेस में कुछ इसी तरह से बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज आती है कि हरियाणा का जो एग्जाम है उसके मेंस में हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, और वो बिल्कुल यूनिक है। क्यों? क्योंकि और किसी में तो ये कंपलसरी यानी ज्यादातर एग्जाम स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में भी नहीं है। तो आपने इन दोनों के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो की है, या अप्रोच क्या थी? और एक एग्रीगेट मार्क्स आपको जो है 45% लाने ही थे, और जो है बेसिक 33 मिनिमम मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में भी लाने। यदि एस्पिरेंट सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स पर, क्योंकि ये फेजेस का पार्ट है। तो आपने कैसे इनको मैनेज किया, लैंग्वेज वाले दोनों पेपर्स को? सर ये एक चीज़ डिफरेंट थी स्टेट सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी में कि यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर्स के मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत चैलेंज था, स्पेसिफिकली अगर हम हिंदी पे आए तो। हम्म। क्योंकि हिंदी से टच बहुत सालों से नहीं है, मैं हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे राइट। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। तो इसके लिए मैंने एक जो चीज़ की वो था, हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। हम्म। चाहे मैं डेली हाफ आवर पढूँ या मैं 1 आवर पढूँ, जितना भी मैं टाइम निकाल सकती थी, मैंने हिंदी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया है, कोई न्यूज़ आई है, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके अलावा हिंदी की बहुत सारी अ, मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में ऑलरेडी, ग्रामर की बहुत सारी बुक्स हैं, मोटी भी हैं, पतली भी हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वो किताब खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनली मैंने पहले एक मोटी किताब खरीदी जिसमें अराउंड 700 पेजेस थे, हिंदी की। अरे बाप रे। वो खरीदने के बाद मुझे लगा कि ना मैं इसको कवर कर पाऊँगी, ना मैं इतना याद रख पाऊँगी, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने थोड़े दिन बाद उसको उसको करने के बाद फिर मैं जाके एक दिन एक पतली बुक खरीद के लाई, मुझे उसका नाम नहीं याद क्या ऑथर था, हम्म। सिंपल बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मार्केट में कोई भी मिल जाएगी आपको। उसमें से मैंने ग्रामर की चीज़ें जैसे विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और ये सब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया।
क्योंकि ये चीजें इतनी वास्ट है, ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पढ़ो नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के मैंने यही सोचा कि मैं अपने आप को लिमिट करती हूँ, एक किताब देखती हूँ, एक न्यूज़पेपर करती हूँ और उनको अच्छे से करती हूँ। हम्म, इसके लिए हिंदी के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये किया। हम्म, इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, थोड़ी बहुत इडियम्स, फ्रेजेज़ और ये सब मैंने देखे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, Alright. तो हाँ जी जी सर। इसमें इसमें एक एक बात जानना चाहते हैं आरती कि आपने ये 90% मतलब पूरी तैयारी हम इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं, क्योंकि समझते हम हिंदी में हैं, लिखते हैं इंग्लिश में बेसिकली, मतलब ये हमारा रहता है। तो हरियाणा के लिए हिंदी का अखबार पढ़ना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सिर्फ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ वर्ड्स थे जिनका मुझे मीनिंग नहीं समझ आ रहा था, तो उसमें मैं कई बार अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेती थी क्योंकि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वो मुझे हम्म। काफ़ी हेल्पफुल हो गया, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ, तो आर्टिकल का क्रक्स मुझे समझ आ गया है कि ये आर्टिकल एनवायरनमेंट के बारे में है। तो हम्म। कुछ शब्दों का मैं अपने आप मीनिंग क्लियर होता जा रहा था और वो मेरी वोकैब में या वो मेरे माइंड में रजिस्टर होते जा रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लिखने को आता है मुझे पेपर में, तो हाँ, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ। या क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, अच्छा इसको जलवायु परिवर्तन, अच्छा ये बोला जाता है। तो हम्म। ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं माइंड में रजिस्टर करती जा रही थी या मैं लिखती भी जा रही थी एक पेज पे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये कीवर्ड्स हैं। जी। दो दो प्रश्न हैं, लास्ट के दो प्रश्न हैं आरती जी। एक तो ये कि यूपी सॉरी हरियाणा सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आपने फेस किए थे एंड हाउ मच वर यू प्रिपेयर्ड? सर क्योंकि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू भी अभी आने वाला है, शेड्यूल्ड है, तो मैं हम्म। थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर रही थी। तो हम्म। मुझे इतना चैलेंज नहीं हुआ क्योंकि कम टाइम दिया एचपीएससी ने इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को। राइट। तो मेरे लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हॉबीज़ हो गई, करंट अफेयर्स हो गए या ऑप्शनल्स के रिलेटेड जो हमारी चीज़ें होती हैं, मैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी या कर रही थी। कोई सवाल याद आ रहे हैं आपको इंटरव्यू में किस हम्म, किस? यस सर, फॉर एग्जांपल हमारे 5 पैनलिस्ट होते हैं इंटरव्यू में, हम्म। तो एक जो मैम थी उन्होंने सब क्वेश्चंस 5 टू 7 क्वेश्चंस मेरी हॉबी के बारे में पूछे। अच्छा। उन्होंने सिर्फ हॉबी के ही बारे में क्वेश्चन पूछे उन मैम ने कि मेरी जो हॉबी है फॉर एग्जांपल गार्डनिंग था, कंपोस्ट मेकिंग था, तो मैं उसको फॉर सोसाइटी कैसे यूज कर सकती हूँ या वेस्ट हम्म। मैनेजमेंट में वो चली गई कंपोस्टिंग से कि इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो वो हम्म। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन फ्रेम, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन फ्रेम। फिर एक सर ने कंप्लीटली क्वेश्चन जो पूछे वो आपके ऑप्शन से वो पूछे पूछे जाएंगे। जैसे मेरा ऑप्शन था जूलॉजी, तो उन्होंने जूलॉजी के बारे में पूछा कौन से एनिमल में ये चीज पाई जाती है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस टाइप की चीजें। फिर राइट। एक सर ने मुझसे थोड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे, इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछा, अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में क्वेश्चंस पूछे। तो ऐसे-ऐसे करते-करते अगर आपको हरियाणा में कहीं काम करने का मौका मिले, आप कहाँ करना चाहोगे, किस-किस एरियाज़ में करना चाहोगे, इस तरह की चीज़ें मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई सर। मान लीजिए कोई कि आपने ये तो सारे ज्ञान के सवाल थे, क्योंकि कहा जाता है कि इंटरव्यू में पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, पर्सनालिटी जी, टेस्ट होती है। तो व्हाट वाज हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू वर पोर्ट्रेइंग देयर? आपसे अगर सवाल नहीं आ रहे थे आपको, तो फिर आप उसका कैसे, मतलब बाउंसर सवाल आ रहे थे, आपको ग्रिल किया जा रहा था, तो वो यस। मैनेज कैसे कर रहे थे? सर मेरे लिए एक जो पॉजिटिव चीज़ आई वो था कि मुझे ग्रिल बहुत कम किया गया। मैंने सुना था कि बच्चे अच्छा। को किया जा रहा है, पर मेबी या तो वो मेरे आंसर से सैटिस्फाइड थे, अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इतना ग्रिल नहीं किया या मेरे से फॉलो अप क्वेश्चंस जो थे वो कम पूछे। ओके। दूसरा जो था कई क्वेश्चन थे जो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही थी। तो मैंने पोलाइटली कह दिया कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके। या हम्म, कॉन्फिडेंस से आप बोल दीजिए कि ये क्वेश्चन अभी मुझे नहीं याद आ रहा है या मुझे नहीं पता है, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा है। तो वो भी बहुत सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है बच्चा ब्लफ नहीं कर रहा है, बच्चा गलत आंसर नहीं दे रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन आंसर। तो वो हम्म। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। घर और वालों ने घर वालों ने अब ये नहीं कहा आपसे कि बेटा अब तो मिल गया ना जो तुझे चाहिए था, अब रहने दे, इसी पे कर? मुझे ऐसा लगा था कि मम्मी-पापा सैटिस्फाइड थे क्योंकि अपना स्टेट है, वो दोनों गवर्नमेंट सर्विस में है हरियाणा में ही। तो वो बहुत-बहुत खुश थे, सबको उन्होंने बताया, सब बधाई दे रहे हैं ये सब। तो 2-3 दिन ये सिलसिला चला, पर अब मुझे आने लग गया है कि अगले की तैयारी कर, मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर,
पढ़ने लग जाए रेगुलरली, जो मेरा शेड्यूल था वो मैं रेगुलरली दोबारा फॉलो करने लग जाऊं, तो वो अब बस कहने लग गए हैं कि ठीक है, हाँ अच्छी, बहुत अच्छी बात है, पर अभी थोड़ा अगले पे फोकस करो। राइट। रुद्र सर, कोई एक सवाल, उसके बाद फिर हम लोग सर एक दो सवाल बहुत अच्छे, और एस्पिरेंट्स को शायद वो बहुत काम के सवाल भी। वैसे आरती आपने बहुत सही बात बोली है, लुकिंग फॉरवर्ड नॉट मियरली अडोरिंग पास्ट, ये विवेकानंद जी ने बोला था। और इसीलिए आपकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और आगे से आगे बढ़ने की अप्रोच है, मैं सभी भावी एस्पिरेंट्स को भी बोलूंगा आप भी इसी तरह से महत्वाकांक्षा और एम्बिशियस होए, ताकि क्या हो, आपका जीवन भी इसी प्रकार से उज्जवल बना रहे। मेरा आपसे प्रश्न है कि इस पूरे के पूरे जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो मेंस है और आंसर राइटिंग है। तो आपकी आंसर राइटिंग की पर्टिकुलर जो अप्रोच है, कोई स्ट्रेटेजी, वो यदि आप स्टूडेंट को बताएं, और साथ ही साथ में क्या मॉक टेस्ट सीरीज में आपने एनरोल किया था और उनको आपने कैसे हैंडल किया, मॉक टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सर प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा मॉक नहीं दिए थे, जी क्योंकि मैंने सुना है बच्चे 40-40, 50-50 टेस्ट लगाते हैं। पर्सनली मैंने 10 to 12 टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के टाइम पे। उसके बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मतलब मैं यूपीएससी के बारे में बता रही हूँ, फिर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मेंस का सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ मैंने एक ही कोचिंग ज्वाइन की थी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस के लिए। उसमें शायद 12 to 16 टेस्ट थे, वो टेस्ट मैंने अच्छे से दिए, उनके फीडबैक को मैंने फॉलो किया। मतलब मैंने ये अप्रोच नहीं रखी कि मैं उस कोचिंग का भी टेस्ट दे देती हूँ, मैं वहां पे भी चेक कर लेती हूँ, वहां पे भी देख लेती हूँ। ये मैंने नहीं किया, मैंने एक ही उस पे फोकस किया। उन टेस्ट को मैंने अच्छे से रिव्यू किया जब वो मुझे चेक होके आते थे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और अगले टेस्ट में मैं कोशिश करूँ उसको रेक्टिफाई करने की। क्योंकि अगर आप बस प्रैक्टिस किए जा रहे हो, आप अपने शॉर्ट कमिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है फिर, क्योंकि आप ऐसे कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो मेंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फीडबैक को अच्छे से फॉलो कीजिए। यस यस, और उस चीज को आप अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट कीजिए। इनकलकेट करें। यस, तो फाइनली एक छोटा सा प्रश्न है, रिवीजन का आपका कोई स्पेशल मेथड रहा है जो बच्चों को भी शायद सीधा सीधा पता चल जाए, उनकी एक स्पून फीडिंग हो जाएगी? रिवीजन मेथोडोलॉजी क्या रही आपकी? सर रिवीजन में कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट मंथ में एक बार, जो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, हैंडमेड जो मैं नोट्स बनाती थी, उनको मैं एटलीस्ट मंथली एक बार देखूं। कई बार वो फॉलो नहीं हो पाता था, पर कोशिश मेरी यही रहती थी कि जितने भी मैंने इस महीने करंट अफेयर्स से या कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो भी मैंने नोट डाउन किया है, मैं उससे एक बार गो थ्रू करूं। क्योंकि जो बेसिक बुक्स होती हैं वो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक आप बहुत बार पढ़ चुके होते हो, तो उनसे आप थोड़ा बहुत वेल वर्स्ड हो जाते हो। लेकिन जो करंट इवेंट्स हो रहते हैं, उनको जो आपके दिमाग में स्टैटिक डाटा है उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती थी कि जो मैं करंट अफेयर्स के जो मैं नोट्स बना रही हूँ, उनको मैं अपने स्टैटिक डाटा से टाइम टू टाइम कोरिलेट करती रहूं। कोरिलेट कर सको। सो फाइनल एक छोटा सा लास्ट प्रश्न कि आप टू whom यू आर लुक अप टू, किसको आप एक आदर्श कैरेक्टर मानते हैं, मतलब फैमिली में हो या फिर कोई ऐसा व्यक्तित्व, तो आप किससे इंस्पायर्ड सबसे ज्यादा हैं? तब मेरी फैमिली में मेरे ताऊजी हैं, हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं। मैंने पूरी लाइफ उनको लुक फॉरवर्ड किया है, और उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो नेचर है, वो हमारी पूरी फैमिली में सब बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो उनके जितना सेल्फलेस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तो हमेशा मैंने कोशिश की है, सेल्फलेस इज अ वर्ड। यस सर, हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी ये वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करूं। और वो अभी इस साल 2023 में रिटायर होने वाले हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुमने मुझे रिटायरमेंट गिफ्ट दिया है। क्या बात है, क्या बात है। Was he into any government services? Yes sir, he's in Haryana government. Okay. Which post he was in and he's retiring? He's in Excise and Taxation Department, posted in Panchkula. Okay. In the head office sir. Okay, great. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा एक विवेचना हुई है, डिस्कशन हुआ है। यस सर। एंड वी ऑल विश यू, एंटायर अड्डा फैमिली विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और ये भी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, मॉक इंटरव्यूज और आगे दें। यूपीएससी इंटरव्यू आई थिंक 23 मार्च को है आपका, 22 मार्च को। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, मतलब थैंक यू सर। यस, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी आरती यादव मैम और हरियाणा टॉपर। अमेजिंग डिस्कशन हुआ। तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले टॉपर के साथ। नमस्कार। और सर कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के इसी प्रकार के टॉपर्स की लगातार आप वीडियोस, हमारा जो अड्डा 24/7 आईएएस चैनल है, हरियाणा का डेडिकेटेड चैनल है और पीसीएस चैनल है, लगातार आपको टॉपर से रूबरू कराता रहा जाएगा। और साथ ही साथ में ये सभी वो टॉपर्स है जिनको पूरा हम लोग आपके लिए आगे लेकर आने वाले हैं। ये सभी जो टॉपर्स हैं इनको आप लोग सुन सकते हैं हमारे साथ में जल्दी, और ये सभी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। फाइनली एंड में एक बात से करना चाहूंगा कि सभी एस्पिरेंट्स जब भी इस वीडियो को देखें, आपके तहे दिल से आरती यादव को ऑल द बेस्ट जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी। थैंक यू सर।